Welcome guys, this is lecture number 4 of chapter 10 Mechanical Properties of Fluids। और प्रीवियस लेक्चर में मैनोमीटर और बैरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा, जिससे हम प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ये मेजर किए जा सकते हैं। डिवाइस बताए गए हैं आपको। अगला कॉन्सेप्ट आज का पढ़ेंगे हम बायन्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बायन्स फोर्स के बारे में। और बायन्स फोर्स या लिक्विड द्वारा लगाया गया एक फोर्स, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बायन्स फोर्स किस फोर्स को कहा जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में रख दिया जाए, आप स्विमिंग कर पा रहे हैं, क्यों? बायन्स फोर्स की वजह से कर पा रहे हैं, बायन्स फोर्स लग रहा है इस तरह से। तो कभी भी क्या होता है, अगर किसी लिक्विड में रख दिया जाए किसी दूसरी बॉडी को, तो ये लिक्विड कंसीडर किया जाए यहाँ पर। तो मान लेते हैं वाटर है, मान लेते हैं कि ये वाटर है और वाटर ऑफ डेंसिटी रो, पानी की डेंसिटी रो मान ली गई है। यहाँ पर रो सिंबल है जिससे वाटर की डेंसिटी को यहाँ डिनोट किया जा रहा है। और एक ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर रखी गई है, और मान लो डूब गई है इस तरह से, बिल्कुल अंदर चली गई है इस तरह से, सिंक कर गई है बिल्कुल। तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अंदर जाकर बैठ गई है। तो कोई स्टोन हो सकता था, पत्थर है मान लो कोई, तो इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो इसकी जो डेंसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। तो इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? रो। पानी की डेंसिटी कितनी है? रो। और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम जो है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इसकी कुछ कैपिटल V है मान लीजिए। इस ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है, ये मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, या कोई स्टोन है, या कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसे आपने इस लिक्विड के अंदर रख दिया है। तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है ये जिसे आपने इस लिक्विड के अंदर रख दिया है। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करी जाए, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। लिक्विड में, जिस लिक्विड में ये रखी गई है, उसकी डेंसिटी रो है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कितना? मास इनटू में ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? मास इनटू में ग्रेविटी। अगर हम बात कर रहे होते किसकी? एयर की बात कर रहे होते, अगर वैक्यूम में बात करते हम इसकी, तो वैक्यूम में अगर एक वेइंग मशीन पर इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता, तो इसका वेट होता वर्टिकली डाउनवर्ड, mg इसका वेट होता, w इसका वेट होता mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर इसे रिएक्शन मिल रहा होता, 5th चैप्टर में आपने पढ़ा है। और R इज इक्वल टू mg होता वेइंग मशीन क्या कर रही होती? इसका वेट दिखा रही होती, जो कि एक्चुअल वेट होता है इसका। मगर इस लिक्विड में जब आपने इसे रख दिया है, अब वेइंग मशीन पर अगर इसे रखा जाए, तो mg वेट है इस बॉडी का, और लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड फ्लूइड्स जो फोर्स लगाते हैं उसे थ्रस्ट कहते हैं भाई। फोर्स का ही दूसरा नाम थ्रस्ट है। जब लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स का ही दूसरा नाम थ्रस्ट है। और क्योंकि ऊपर की तरफ ये फोर्स लगाया है, इसको U से डिनोट कर दिया है मैंने, और इसे अप थ्रस्ट कहेंगे।
लिक्विड के अंदर जब ये ऑब्जेक्ट रख दी गई है इस तरह से, लिक्विड के अंदर जब ये ऑब्जेक्ट रख दी गई है इस तरह से, तो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में, इसे अप थ्रस्ट कहेंगे, यानी ऊपर की तरफ लगाया गया फोर्स। और लिक्विड ने या फ्लूइड ने जो ये फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर लगाया है, इसी फोर्स को बायन्स फोर्स कहा जाता है, इसी फोर्स को बायन्स फोर्स कहा जाता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अपथ्रस्ट, ऐसे लिख दीजिए, द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड, the upthrust exerted by liquid on a body immersed fully, पूरी तरह से डूब गई होगी, या फिर कैसे, आइस, जैसे आइस का पीस अगर पानी पे रख दिया जाए तो आइस का कुछ पोर्शन, मतलब आइस ऊपर फ्लोट करती है, कुछ पोर्शन बाहर होगा पानी से, कुछ पोर्शन पानी के अंदर होगा आइस का, इस तरह से फ्लोट करती है, जानेंगे उसके बारे में। द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड फुली और पार्शियली, इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इज कॉल्ड बायन्स फोर्स। तो इस फोर्स का नाम बायन्स फोर्स है। यहाँ पर ये फोर्स जो लिक्विड लगाता है, जब एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है, जब एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में आपने डाल दिया है, हो सकता है वो सिंक कर बिल्कुल नीचे आ जाए इस तरह से, या पानी में कहीं रह सकती है, या ऊपर फ्लोट कर सकती है, कुछ पोर्शन बाहर हो सकता है पानी से, कुछ अंदर हो सकता है, कई केसेस बनते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में रख दी जाती है, इमर्ज की जाती है, लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है अपवार्ड डायरेक्शन में, जिसे अपथ्रस्ट कहा जाता है। उसी अपथ्रस्ट का नाम यहाँ पर, अपथ्रस्ट का मतलब तो ये है कि लिक्विड द्वारा लगाया गया एक फोर्स ऊपर की तरफ, भाई थ्रस्ट यानी फोर्स है जो लिक्विड्स लगाते हैं, हम यहाँ थ्रस्ट नाम देंगे उसे, और थ्रस्ट फोर्स ही है, आप समझेंगे इस बात को। अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला एक फोर्स, और ये लिक्विड ने लगाया है अगर, तो ये लिक्विड ने जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, इस फोर्स को बायन्स फोर्स कहा जाएगा। ये बायन्स फोर्स कहलाता है ये। अब ऊपर की तरफ अगर एक फोर्स लग रहा है तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो तो कम हो जाएगा, यानी अब जो वेइंग मशीन रीड करेगी वो कम रीड करेगी। वेइंग मशीन अब जो वेट रीड करेगी इस लिक्विड के अंदर जाने पर, इस लिक्विड के अंदर रखे जाने पर, तो इस लिक्विड के अंदर रखे जाने पर जो एक्चुअल वेट होगा वो कम हो जाएगा इस तरह से। और आर्किमिडीज क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बायन्स फोर्स मतलब लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड के बायन्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताएगा हमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलेगा कि कितना फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताएगा कि ये फोर्स कितना लगता है ऊपर की तरफ। आर्किमिडीज ने जो एक्सपेरिमेंट्स देखे, बार बार कैलकुलेट करके देखा, उसने ये बताया हमें कि अपथ्रस्ट या बायन्स फोर्स का मतलब है लिक्विड ने इस बॉडी पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया है वो बायन्स फोर्स कहलाता है। अब इस बायन्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितना फोर्स लिक्विड लगाएगा, ये आर्किमिडीज ने बताया है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट, जब आपने कोई आइस क्यूब अगर पानी में नहीं डाली है जब तक, तो पानी का ग्लास में कुछ लेवल है। अगर एक आइस क्यूब पानी में डाल दी जाए तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब जब डाली गई है उसके अंदर, तो पानी क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। पानी की जगह पर आइस आना चाहती है, तो पानी जो स्पेस पहले पानी से भरा हुआ था, अब उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है उस बॉडी ने, तो वहां से पानी को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। जितना पानी बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, उस पानी का जो वेट होगा
उस पानी के वेट के इक्वल, मतलब लिक्विड के वेट के इक्वल ही बायन्स फोर्स लगेगा। हम वाटर का एग्जांपल लेकर पढ़े तो इसलिए मैं बताऊंगा कि किसी लिक्विड के अंदर जब ये बॉडी रखी गई तो उस लिक्विड के स्पेस को, जहां वो लिक्विड था उस लिक्विड के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है इस बॉडी ने, तो वहां से लिक्विड क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। तो जो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो गया है, उस लिक्विड का जितना वेट रहा होगा उतना ही बायन्स फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यानी जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया गया होगा उतना ज्यादा बायन्स फोर्स लगेगा। तो बायन्स फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बायन्स फोर्स की वैल्यू, बायन्स फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द upthrust, it states that the upthrust exerted by a liquid on a body immersed in it is equal to the weight of the liquid, displaced by the body। तो जितना पानी डिस्प्लेस किया है इस बॉडी ने, उस पानी का जितना वेट होगा उतने वेट के इक्वल बायन्स फोर्स लगेगा। तो उतना बायन्स फोर्स लगेगा इस पर। और अब बात करते हैं कि बायन्स फोर्स की अगर बात आई है, बायन्स फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू आर्किमिडीज ने अब हमें बता दी है। तो एपरेंट वेट कितना होगा, जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिप कर दी गई है, रख दी गई थी, किसी लिक्विड में इमर्स्ड है, तो इसका एपरेंट वेट क्या होगा, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, इसका कितना वेट होगा, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बराबर है एक्चुअल वेट कितना था, एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी और माइनस कर दिया जाए उसमें से बायन्स फोर्स। अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, बायन्स फोर्स कितना लग रहा है, ये बचेगा आपका एपरेंट वेट में W डैश का मतलब है एपरेंट वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट कितना है mg, बट पानी में वेइंग मशीन इसका वेट mg के इक्वल नहीं दिखाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट जो बायन्स फोर्स लग रहा है उसके कारण नेट फोर्स कम होगा और वेइंग मशीन कम दिखाएगी। एक्चुअल वेट कितना है W है और माइनस अपथ्रस्ट कितना है U लग रहा है। भाई वेट इस बॉडी का क्या लिखा जा सकता है, इस बॉडी की वॉल्यूम कितनी है V, इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो वॉल्यूम डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास इनटू में G क्या बन गया, ग्रेविटी, वेट बन गया, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट की V है कुछ और डेंसिटी इस सब्सटेंस की सिग्मा है कुछ, तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास इनटू में ग्रेविटी, इस बॉडी का वेट हो गया mg की वैल्यू हो गई माइनस। अगर ये बॉडी पूरी पानी के अंदर आ गई है तो जितनी इसकी खुद की वॉल्यूम है उतना ही पानी इसने डिस्प्लेस किया है, तो उस पानी की वॉल्यूम v है जो इसने डिस्प्लेस किया है, तो v वॉल्यूम है वाटर की और डेंसिटी उस वाटर की कितनी मानी है आपने, रो, और इनटू में मास, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, मास बन गया पानी का जो डिस्प्लेस हुआ है, और इनटू में g से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया क्या, ये बन गया क्या, वेट बन गया उस पानी का जो पानी डिस्प्लेस किया है। तो एपरेंट वेट कितना होगा, कितना वेट में कमी आई है, एपरेंट वेट कितना होगा, नया वेट कितना होगा, एक्चुअल में वेट कितना था, ये था, इतना बायन्स फोर्स लगा, वॉल्यूम कॉमन ली जा सकती है, जी कॉमन लिया जा सकता है, सिग्मा माइनस रो बचता है, वी वॉल्यूम है, इन दोनों में से सिग्मा को भी अगर कॉमन ले लिया जाए, पहले से ही यहाँ जी था, यहाँ से सिग्मा कॉमन लिया है तो 1 हो गया, और माइनस में रो के साथ सिग्मा तो था नहीं, तो भाई कॉमन लूंगा तो डिवाइड में, ये कैसे कर दिया अभी मैंने,
मैंने रो को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसे। कॉमन लेने पर ऊपर वाला सिग्मा तो बाहर चला गया है, नीचे वाला सिग्मा बच गया है। तो यहाँ पर सिग्मा नहीं था तो मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई किया और सिग्मा से डिवाइड किया और फिर कॉमन ले लिया, तो सिग्मा डिवाइड में बचता है। तो एपरेंट वेट कितना वेट दिखाएगी भाई, रो इंटू में सिग्मा इंटू में जी, एक्चुअल वेट के इक्वल लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल वेट इसका W था, तो 1 माइनस रो पानी की डेंसिटी और अपॉन में सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है भाई। तो डेंसिटीज पर डिपेंड करता है कि कितना वेट कम दिखाएगी वेइंग मशीन पानी में। मेन बात ये है समझने की, किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर रखा जाता है, लिक्विड एक बायंस फोर्स लगाता है, अप थ्रस्ट लगाता है, और वो फोर्स उस लिक्विड के वेट के बराबर है जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है उस ऑब्जेक्ट द्वारा जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में या लिक्विड में रखा गया। तो बायंस फोर्स कितना लगता है ये आर्किमिडीज ने बता दिया है हमें। एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी ये भी जान ली है हमने। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझते हैं। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी और कौन सी ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी और कौन सी ऑब्जेक्ट डूब जाएगी किसी लिक्विड के अंदर। ये कॉन्सेप्ट अगर हमसे पूछा जाए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमसे पूछा जाए, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमसे पूछा जाए तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब ये है कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है किसी लिक्विड में और कब वो डूब जाती है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो कई सारी बातें पॉसिबल थी, कई सारे बातें पॉसिबल थी हमारे पास इस तरह से कि मान लीजिए हो सकता है इस किसी कंटेनर में अगर ये बर्तन है तो हो सकता है एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाए, कहने का मतलब डूब जाए भाई। डूब क्यों गई भाई, इसका मतलब ये, इसका मतलब इसका जो वेट था, इसका मतलब इसका जो वेट है वो बराबर है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी इनटू में ग्रेविटी। वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी मास हो गया, मास इनटू में ग्रेविटी क्या हो गया, वेट हो गया इस बॉडी का। और इस पर एक अप थ्रस्ट लग रहा है, ऊपर की तरफ एक अप थ्रस्ट लग रहा है, लेकिन वो अप थ्रस्ट इसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाया। V वॉल्यूम है इनटू में रो डेंसिटी है पानी की और G क्या है, ग्रेविटी है। तो ये अप थ्रस्ट कितना होगा, जो वेट इसका जो पानी डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के इक्वल अप थ्रस्ट होगा। तो V वॉल्यूम है तो पानी भी V डिस्प्लेस किया गया, डेंसिटी पानी की रो मानी गई और G ग्रेविटी मान ली गई है। इस तरह से तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा केस पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट तो कर रही है, ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट फ्लोट तो कर रही है, लेकिन पानी के अंदर आ गई है पूरी की पूरी इस तरह से। तो पानी के अंदर पूरी आने के बाद फ्लोट कर रही है, फ्लोट तो कर रही है लेकिन पूरी फुली इमर्स्ड है भैया। ये केस है फुली इमर्स्ड का, तो पूरी तरह से पानी में अंदर है, पूरी तरह से पानी के अंदर उतर गई है। ये सिंक का केस था, डूब गई है। इसमें जो mg वेट है इसका और अप थ्रस्ट है, वो क्या केस होना चाहिए भाई, अगर ये नीचे जाकर बैठ गई है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना W, वो अप थ्रस्ट से ज्यादा है, अप थ्रस्ट कम है वेट से और इसे बैलेंस नहीं कर पाया है इस तरह से। वेट इस बॉडी का वॉल्यूम इनटू में सिग्मा इनटू में ग्रेविटी है, अप थ्रस्ट की वैल्यू वॉल्यूम इनटू में रो इनटू में जी है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऐसी ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगी, फ्लोट नहीं कर पाएगी भाई। किसी स्टोन को अगर गिराया जाए, पानी जो पत्थर की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है और डूब जाएगी इस तरह से। अगर आपने कागज की नाव बनाई है या कोई प्लास्टिक का मग लिया है आपने, तो प्लास्टिक का जो मग है एयर है उसके अंदर खाली और उसकी डेंसिटी
पानी की डेंसिटी से कम है और आप किसी खाली मग को पानी में अगर आप डुबोने की कोशिश भी करेंगे तो वो डूबेगा नहीं, बाइंस फोर्स ज़्यादा लग रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि अगर किसी खाली मग को पानी में आप डिप करने की कोशिश करें तो उस मग पर एक फोर्स लग रहा है जो उसे ऊपर फेंक रहा है। आप खुद महसूस करेंगे, आपका हाथ ऊपर आएगा इस तरह से। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अगर ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। अगर इस केस में बात करी जाए तो जितना वेट है उतना ही अपथ्रस्ट है। कहने का मतलब इसमें आएगा सिग्मा बराबर रो। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी के इक्वल है, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी के डेंसिटी के इक्वल है, वो बॉडी फ्लोट करती है, फुली इमर्स्ड, पूरी तरह से अंदर आ गई है और फ्लोट कर रही है। और तीसरा केस जो पॉसिबल है वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाए इस तरह से, कुछ पोर्शन ऑब्जेक्ट का लिक्विड से बाहर है और कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और ये फ्लोट कर रही है। फ्लोट कर रही है ये पार्शियली इमर्स्ड हुई, पार्शियली इमर्स्ड होकर, पार्शियली इमर्स्ड होकर, पार्शियली इमर्स्ड होकर ये फ्लोट कर रही है इस तरह से कि इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो वेट इसका W है, वो वेट इसका W है, तो W इसका वेट है और अब थ्रस्ट लग रहा है एक इस पर। अब थ्रस्ट की वैल्यू इसकी वेट से ज्यादा है, इसको पानी में पूरा अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी उतना पानी डिस्प्लेस करने के लिए जो इसके वेट को क्या कर सके, बैलेंस। यानी ये पूरी अगर पानी में हम भेजने की कोशिश करेंगे तो ये जो पानी डिस्प्लेस करेगी उस पानी का जो वेट होगा वो इसके, उस पानी का जो वेट होगा वो इस बॉडी के वेट से ज्यादा होगा। यानी जो अपथ्रस्ट लगेगा वो W से ज्यादा लगेगा और इसलिए ये बॉडी ऊपर आएगी इस तरह से। फिलहाल ये पूरी पानी के अंदर नहीं है, तो जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है इस वक्त उसका जो वेट है वो इस बॉडी के वेट के बराबर है और इस तरह से इसे बैलेंस किया हुआ है। अगर इसे पूरा पानी के अंदर भेजा जाता तो जो अप थ्रस्ट लगेगा वो इसके वेट से ज्यादा लगेगा और ये अंदर नहीं रुकेगी, ये बार बार ऊपर भागेगी, जैसे उस मग के केस में देखने को मिलता है कि पानी की भरी एक बकेट में अगर हम एक खाली मग को सीधा कर डिप करने की कोशिश करें वो जाएगा नहीं, उसके अंदर बार बार ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। यानी इस केस में अप थ्रस्ट जो है वो ज्यादा है किससे, वेट से। यानी इस केस में अप थ्रस्ट ज्यादा है इससे, तो यहाँ पर जब वेट ज्यादा था तो सिग्मा ज्यादा थी, अब की बार रो ज्यादा है किससे, सिग्मा से। पानी की डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से और ऐसी बॉडी, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, कम है, वो इस तरह से फ्लोट करती है। तो एक सुई है, एक नेल, एक कील है लोहे की, वो पानी में डूब जाएगी और इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता। बार बार आप सुनते हैं नाव नहीं डूबती है जिसमें इतने सारे लोग बैठकर जा सकते हैं, तो उसकी शेप को ऐसा बनाया गया है कि वो पानी जो डिस्प्लेस करेगी उस पानी का वेट पूरे वेट से ज़्यादा होगा, बाइंस फोर्स ज़्यादा होगा। ऐसी शेप उसको दी गई है नाव को कि उसकी जो डेंसिटी बनेगी, जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहेगी, इसलिए वो फ्लोट करती है। तो बड़े बड़े जहाज, टाइटैनिक जहाज आपको पता है कितना बड़ा था और वो डूब गया था, उससे भी 10 गुना बड़े जहाज आज बनाए जा चुके हैं और वो अच्छे से फ्लोट करते हैं। इसी बात पर बेस, कुछ इंजन का सपोर्ट रहता है और कुछ बाइंस फोर्स का सपोर्ट रहता है, तब हम इस तरह से उसे जान पाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो डूब जाएगी, फुली इमर्ज हो जाएगी और बेस पर जाकर बैठ जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर होगी वो फुली इमर्ज्ड होगी बट फ्लोट करेगी। जहां रख दोगे पानी में, पानी के अंदर जाकर आपने ऐसे रख दिया तो वहीं अटक जाएगी इस तरह से, क्योंकि डेंसिटी उसकी पानी की डेंसिटी के बराबर, पानी में मिलकर पानी हो गई है, ऐसा समझ लीजिए।
अगर डेंसिटी पानी से कम है तो वो सरफेस पर फ्लोट करेगी, कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा, कुछ, क्योंकि वो पूरी अंदर डूबती है तो जो पानी वो डिस्प्लेस करती है उसका वेट उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है, तो बायंस फोर्स ज्यादा है जो ऊपर की तरफ से भेजेगा। आप तो जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ऊपर एक्सेलरेट होकर आ जाएगी, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी, एकदम से आएगी इस तरह से, और बाहर आकर बैठे, कुछ हिस्सा बाहर कुछ अंदर, तो कुछ जितना हिस्सा अंदर डिप किया गया है, डूबा हुआ है, इमर्ज है, उसके कारण जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट इसके पूरे वेट के बराबर हो गया, इसलिए इसे बैलेंस कर लिया इस तरह से। इसीलिए आइस क्या करती है, फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। अगर मैंने 1 लीटर पानी से बर्फ बनाई तो वॉल्यूम उस आइस की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर भर जाती है जब आइस बनती है उसके अंदर, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर चले जाते हैं। पानी का ये अजीब सा बिहेवियर है। टेम्परेचर कम करने पर सबकी वॉल्यूम घटती है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम जो थी वो घट रही थी। किसकी वॉल्यूम घट रही थी? पानी की 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर जब मैं 3 पर 2 पर लेकर गया तो वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगी। इसलिए आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उस आइस की जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उससे ज्यादा है। तो 1 लीटर पानी से मैंने बर्फ बनाई तो जितना पानी का मास था उतना ही मास रहेगा आइस का, बट वॉल्यूम बढ़ गई है, डेंसिटी घट गई है, इसलिए आइस क्या करती है? पानी पर फ्लोट करती है। अब मान लीजिए एक गिलास पानी है इस तरह से, और इस पानी के गिलास में यहां तक लेवल था इस तरह से पानी का, और फिर मैंने इसके अंदर क्या किया? मैंने इसके अंदर फिर भाई सेम विड्थ की बनाइएगा इस तरह से, तो इस ग्लास के अंदर मैंने आइस डाल दी इस तरह से। तो आइस का एक पीस मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरह से। आइस का जब मैंने पीस इसके अंदर डाला होगा, पानी का लेवल ऊपर आ गया होगा, डिस्प्लेस करेगी पानी को, तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया भाई। अब मान लो ये पानी का लेवल यहाँ 80 ml कुछ था, एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने, तो अब ये लेवल 100 ml पर आ गया है, मान लेते हैं इस तरह से। तो पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? What will be the level? What will be the level of water when the whole ice melts? जब ये पूरी बर्फ पिघल चुकी होगी तो पानी का लेवल घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? ये आपको बात बतानी है इस तरह से। तो यहाँ पर ये पानी था, इसमें मैंने एक आइस का पीस डाला, लेवल ऊपर आ गया है। अब ये आइस अगर मेल्ट होने लगती है तो इस आइस के मेल्ट होने से पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा आपसे अगर पूछ लिया जाए तो व्हाट विल बी द चेंज इन लेवल, वेदर इट विल बी सेम और विल चेंज, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द होल आइस मेल्ट्स? पूरी बर्फ अगर ये पिघल जाएगी तो पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप सोच सकते हैं, हो सकता है आपने सोचा हो कि भाई ये ज्यादा है आइस और ये लेवल बढ़ा देगी, घटा देगी। तो मैं आपको बता दूं, लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम। इस पूरी आइस के पिघल जाने के बाद भी लेवल विल रिमेन सेम, पानी का ये लेवल सेम रहेगा। ये तो बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, घर पर आप करके देख सकते हैं कि एक गिलास पानी डालिए और उसमें एक आइस का पीस डालिए और पानी का जो लेवल होगा उसे मार्कर से या पेन से मार्क कर दीजिए। थोड़ी देर वेट करिए, पूरी आइस पिघलने के बाद देखिए पानी का लेवल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने पानी से ये आइस बनी हुई है उतना ही पानी तो इसने इस वक्त डिस्प्लेस किया हुआ है। जितने पानी से, भाई पानी से, ये असल में यहाँ पर ये लाइन खींच दी जाए इस तरह से, जितना हिस्सा ये पानी से बाहर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो एक्सपेंड होने के बाद है। एक्चुअल में ये आइस बनाते वक्त मैंने पानी कितना यूज किया था? इतना यूज किया था। आप एक बर्तन के अंदर पानी भरकर फ्रिज में रखते हैं ना, तो अगर बिल्कुल फुल भर दिया आपने उस बर्तन को पानी से, बर्फ बनने के बाद वो आइस थोड़ी फैल जाएगी, बर्तन से बाहर भी आ जाएगी। क्यों? मैंने इतने ही पानी की आइस बनाई थी मैंने, लेकिन बर्फ बनने के बाद ये पानी एक्सपेंड हो गया और बर्फ की वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो ये पूरी आइस जब मेल्ट हो जाएगी
तो उतना ही पानी बन जाएगा इसके अंदर जितना पानी अभी इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, उतना ही पानी में चेंज हो जाएगी ये आइस मेल्ट होने के बाद। तो जितना लिक्विड अभी इसने डिस्प्लेस किया हुआ है फ्लोट करने के लिए, जब ये आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी तो ये उतना ही पानी तो प्रोड्यूस करेगी जितना इसने डिस्प्लेस किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि ये पानी से ही बनी थी इस वक्त, वही पानी से आइस बनाई है मैंने, तो उतना ही पानी प्रोड्यूस करेगी ये। और इसलिए पानी का लेवल सेम रहेगा। जितनी जगह में ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा भी इसी में फिट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी पानी में चेंज होने के बाद। तो इसलिए लेवल इसका क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा गाइस। तो ये बातें आप जाने समझें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप चैप्टर में आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ से, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, और आपसे प्रेशर पूछा जा सकता है, प्रेशर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्रेशर की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि नाइफ से हम सब्जियां काटते हैं, पुराना चाकू हो जाएगा, ब्लंट नाइफ हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसे सब्जियां काटना आसान नहीं रहता है। आपके जो बैक की जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें ब्रॉडन क्यों बनाया गया है, ज्यादा एरिया होगा तो वेट ज्यादा एरिया पे आएगा आपके शोल्डर्स पे, प्रेशर कम होगा, आपको पेन कम होगा। सोचिए पतली पतली रस्सी लगा दी जाए आपके स्कूल बैग में और इतनी किताबें ले जानी पड़ जाए आपको, तो आपके कंधे में कितना पेन होने लगे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब हम रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं तो वुडन जो स्लीपर्स होते हैं उन पर जो रेल्स को बिछाया गया है, क्यों, क्योंकि ज्यादा एरिया पर जब फोर्स लगेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मिट्टी धसेगी नहीं वहां पर, ट्रेन में बहुत वेट होता है इसलिए भाई। तो ये एप्लीकेशंस है प्रेशर की, कहीं इंक्रीज करना चाहेंगे प्रेशर, कहीं डिक्रीज करना चाहेंगे। जो कील होती है वो आगे से शार्प होती है ताकि प्रेशर कम जगह पर लगे, फोर्स कम जगह पे लगे ताकि प्रेशर ज्यादा हो और दीवार में कील चली जाए इस तरह से। सुई होती है वो भी शार्प बनाई जा सकती है ताकि थोड़ा सा फोर्स लगाने पर कपड़े के अंदर वो आसानी से चली जाए इस तरह से। तो कभी प्रेशर इंक्रीज करना है, कभी डिक्रीज करना, प्रेशर की एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं आपसे, पास्कल्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले आपसे, आर्किमिडीज की कोई डेफिनेशन या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। इस चैप्टर से कौन से डेरिवेशंस आपके एग्जाम में आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स में स्टार्ट करूंगा। अभी तक मैं पढ़ा रहा था कि हमारा फ्लूइड किस पर है, रेस्ट पर। अब मैं पढ़ाऊंगा कि हमारा फ्लूइड किस में आने वाला है, मोशन में आने वाला है। तब कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे गाइस। थैंक्स।